यूक्रेन के भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवार को भारत आने को कहा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास की ओर से वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि यूक्रेन में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी भारतीय छात्र और नागरिक फौरन यूक्रेन छोड़ दें। और आपको बता दें कि यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से ज्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के इन दावों के बाद यह साफ होता जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, जिसकी झलक एक दिन पहले रूस ने दिखा दी कि अगर जंग छिड़ी तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए उसने परमाणु युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को भी परखा, जिसकी कुछ तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस अभ्यास में रूस ने न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी। यही नहीं, अपनी नई क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दाग कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस अभ्यास में रूस ने वायु, जल और थल तीनों सेनाओं की तैयारियों को परखा। आसमान से, समुद्र से और जमीन से मिसाइलें दागकर नाटो देशों को चेतावनी देने की भी कोशिश की। खास बात ये रही कि रूस की सेना का ये परमाणु युद्ध अभ्यास रूस के राष्ट्रपति और बेलारूस के राष्ट्रपति की निगरानी में हुआ, जिससे यूक्रेन के साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कान खड़े हो गए। और अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि आने वाले कुछ दिन यूक्रेन पर भारी है और रूस की सेना किसी भी दिन यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर सकती है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस यूरोप में 1945 के बाद सबसे बड़े युद्ध की योजना बना रहा है। यानी कि इससे पहले जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो यूरोप में इसी तरह के हालात थे। बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट हो गया और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिना वक्त गवाए व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई, जिसमें यूक्रेन पर हमला होने पर नाटो देशों के साथ सहयोग पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन में युद्ध के हालात को देखते हुए फ्रांस और जर्मनी ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की और अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि जंग के लिए रूस की सेना यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ चुकी है और यूक्रेन की सीमा से कुछ ही दूरी पर टैंकों की तैनाती शुरू कर दी गई है। यानी कि अब तक रूस जो युद्ध नहीं करने की बात कह रहा था, वो अमेरिका और ब्रिटेन के मुताबिक उसका झूठा वादा था, क्योंकि रूस के झूठ की पोल सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों ने खोल कर रख दी। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास अपने एक हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ हो रहा है कि रूस ने अपने सैन्य ठिकानों पर बड़ी तादाद में अपने सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती भी की। ये तो बस वानगी है। अमेरिका का दावा है कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और उसकी सेना किसी भी समय जंग छेड़ सकती है, क्योंकि दावा है कि रूसी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा यूक्रेन की सीमा पर है। इसमें करीब 2 लाख सैनिक शामिल हैं और ये रूस और उसके पड़ोसी बेलारूस दोनों देशों के पास की यूक्रेन सीमा पर तैनात है। इन सैनिकों में पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही भी शामिल हैं, जिन्हें रूस का समर्थन है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों के इस जमावड़े पर G7 देशों ने कड़ा एतराज जताया और इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया। इसके साथ ही G7 देशों ने रूस को चेताया कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन इन सब चेतावनी से बेपरवाह रूस ने यूक्रेन पर ही युद्ध के लिए उकसाने का आरोप मढ़ दिया और दावा किया कि यूक्रेन ने रूस की सीमा पर गोले दागे। युद्ध की आहट के बीच पूर्वी यूक्रेन से लोगों का पलायन शुरू हो गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। पूर्वी यूक्रेन जहां विद्रोहियों का कब्जा है, वहां से सैकड़ों लोग घर बार छोड़कर बसों में सवार होकर रूस की तरफ जाते दिखे, जबकि कुछ लोग पोलैंड की तरफ का रुख करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कई लोग अपने सामान के साथ ट्रेन में सवार होकर भी बॉर्डर पार करने की कोशिश में जुटे नजर आए। रूस का आरोप है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में बमबारी की जा रही है ताकि यूक्रेन उस पर फिर कब्जा कर सके। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की पेशकश भी की। Я не знаю, що хоче президент Російської Федерації, тому пропоную зустрітися. इन सब के बीच युद्ध के हालात को देखते हुए भारत ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने को कहा गया। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों ने खौफनाक मंजर बयां किया है। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने कहा कि सीमावर्ती शहरों को खाली कराया जा रहा है। परमाणु युद्ध के डर से लोग डरे हुए हैं और अभी भी यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र रह रहे हैं। भारतीय छात्रों का कहना है कि अगर युद्ध हुआ तो भारी जनहानि होगी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इनके अभिभावकों का, जैसे प्रिंसिपल साहब घनश्याम जी मीणा का भी, कि माता पिता ने मजबूत डिसीजन लिया कि बच्चों
आप यूक्रेन से भारत आ जाओ, आपका जीवन सुरक्षित है तो सब कुछ जीवन में मिलेगा, जीवन नहीं है तो आगे कहाँ से मिलेगा। अभी भी क्योंकि उहापोह की स्थिति में हजारों भारतीय छात्र वहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों के दबाव में यूक्रेन में ही हैं और छुटपुट युद्ध और घटनाएं आक्रमण शुरू हो चुके हैं। मैं ज़ेपोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ। मैं चौथे ईयर में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं अभी वार की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे स्थिति काफ़ी अनसर्टेन है, इस वजह से हमारे पेरेंट्स ने देखते हुए हमें बुला लिया है। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में एक कार गिर गई और उसमें सवार दूल्हे समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया है कि वो लोग बारात लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन जा रहे थे। तभी चंबल नदी को पार करते वक्त वो कार पुल से नीचे जा गिरी और उसमें सवार लोग जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि उन्हें बचाने के लिए पुलिस और कोटा नगर निगम के गोताखोरों की टीम सूचना मिलते ही वहां पहुंच गई, लेकिन उनको नदी से कुछ मिला तो वो थे उस कार में सवार लोगों के शव। कि गाड़ी अनबैलेंस हुई तो वो सीधा चंबल में गिरी। बचने के लिए शायद उन लोगों को मौका तक नहीं मिला। वहाँ एक क्रेन भी बुलाई गई जिसकी मदद से गाड़ी तो नदी से बाहर निकाल ली गई, लेकिन उसमें सवार लोगों को जिंदा नहीं निकाला जा सका। प्रतीत हो रहा है गाड़ी इम्बैलेंस होकर गिरी है। गोताखोरों ने 2 शवों को नदी से ढूंढ निकाला, जिन्हें मुश्किल से किनारे तक लाया गया, जिसके बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए वहां से अस्पताल भेजा गया। इस बीच कोटा के कलेक्टर हरिमोहन मीना भी हादसे की गंभीरता को देखते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिया कि जान गंवाने वालों के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। एम रिलीफ फंड से इनको निश्चित जो सहायता दी है वो हम सहायता दिलाएंगे। इस हादसे की जानकारी जैसे ही राज्य के नगरीय विकास मंत्री को मिली, वो भी हादसे की जगह पहुंच गए। क्या कह सकते हैं, बड़ा दुखदायी, बहुत दुखदायी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए ये ऐलान किया कि इस हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन से हजारों लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। 2 स्थानीय नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। पूर्वी यूक्रेन में रह रहे लोग काफी डरे हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के नियंत्रण वाले दोनेत्स्क शहर के उत्तरी हिस्से में कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि विस्फोटक यहाँ कैसे आए। किसी भी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके और इसलिए मुंबई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, बातचीत की और 2 साल बाद यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसे देखते हुए विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटी है। और इसी कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने शिवसेना के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी बंगले पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक के बाद केसीआर ने बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप मढ़ा। देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है, देश को परिवर्तित होना चाहिए। यही नहीं, बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए दूसरे दलों के साथ बैठक करने की बात कही। साथ ही बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा पर निशाना साधा। हमारा हिंदुत्व ऐसे नहीं है, बदला लेने वाला। उद्धव ठाकरे और केसीआर के बीच हुई इस बैठक में अभिनेता प्रकाश राज, केसीआर की बेटी के कविता, शिवसेना नेता संजय राउत, अरविंद सावंत, एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई भी मौजूद रहे। और इस दौरान केसीआर के साथ उनके कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक के खत्म होते ही केसीआर सीधे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पहुंच गए और वहां भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की बात करते हुए उनसे साथ आने की अपील की। 1.5 घंटे तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद अब केसीआर जो है वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। वहीं केसीआर की इस पहल के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तो ये दावा कर दिया कि विपक्ष जितने भी मोर्चे बना ले, 2024 में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। तीसरी फ्रंट हो या चौथी फ्रंट हो, कितनी भी फ्रंट हो जाए, लेकिन हमारी एनडीए जो है मजबूत है बीजेपी के नेतृत्व में। तीसरे मोर्चे पर हुई बैठक पर बीजेपी के नेताओं ने भी केसीआर के साथ शिवसेना पर निशाना साधा। और एएफपी के हवाले से खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति बेलारूस से सेना हटाने की तैयारी कर रहे हैं। मैक्रो और पुतिन तनाव को घटाने को लेकर तैयार हो गए हैं। मैक्रो और पुतिन ने त्रिपक्षीय बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल, रूस और यूरोप के OSCE, ये तीनों संगठन इस संकट को हल करने को लेकर बातचीत करने वाले हैं। यूक्रेन संकट को कूटनीतिक समझौते के तहत हल करने पर जोर दिया जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सरोजनी नगर में उनके रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हिजाब विवाद पर दंगल फिल्म की एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए हिजाब का समर्थन किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए चॉइस नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार कैंपेनर की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी। इसके साथ ही राज्य में मौजूद पार्टियों के लिए इस लिस्ट में 15 से बढ़ाकर 20 लोगों को प्रचार की अनुमति दे दी। दरअसल कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने स्टार कैंपेनर की संख्या घटाई थी। पंजाब के संगरूर में पहली बार वोट डालने वाले लोगों को निर्वाचन आयोग की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया। धुरी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार वोट देने पहुंची लवप्रीत कौर को चुनाव कर्मियों ने सम्मानित किया। बहुत खुशी हो रही है भी ਅਸੀਂ अपनी सरकार ਨੂੰ मतलब खुद चुन सकते हैं, सानू चांस मिल रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर फोन पर 105 मिनट तक बातचीत हुई। मैक्रों के कार्यालय ने यह बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट पर कूटनीतिक समाधान का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की और जल्द ही दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मुलाकात कर इस मामले पर वार्ता करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूक्रेन और रूस के तनाव को कम करने के लिए व्लादिमीर पुतिन से कभी भी मिलने को तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बैठक करके संकट का हल निकालने का प्रस्ताव दिया। जेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मुलाकात का प्रस्ताव दिया और जेलेंस्की ने कहा कि संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूक्रेन केवल कूटनीति के रास्ते पर चलता रहेगा। 21 फरवरी को राष्ट्रपति विशाखापट्टनम में नौसेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 फरवरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे, जहां वो भारतीय नौसेना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नौसेना की इस ड्रिल में स्वदेशी जंगी जहाज और पनडुब्बियों की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सलवादियों की बड़ी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने 4 आरोपियों को बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ठाणे के कोकरी पुलिस स्टेशन में समीर वानखेड़े पर शराब बिक्री की परमिशन पाने के लिए गलत जानकारी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। असम के कामरूप में एनसीबी ने छापा मारकर 2 गाड़ियों से तकरीबन 12.5 किलो नशीला पदार्थ जब्त कर लिया। एनसीबी की ये कार्रवाई सोनापुर इलाके में हुई। दिल्ली पुलिस ने मेवाती गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। राकेश नाम के इस अपराधी पर हत्या, चोरी, डकैती के अलावा पुलिस पर हमला करने का आरोप भी दर्ज था। लंबे वक्त से फरार इस अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए। और चारा घोटाले के एक और मामले, लालू यादव को सीबीआई कोर्ट आज सजा सुनाएगी। डोरंडा कोषागार से करीब 140 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकालने का ये मामला है। 15 फरवरी को लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और सजा का ऐलान भी हो चुका है। अब ये 5वां मामला है जिसमें लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं और आज सजा का ऐलान होना है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने वोट डालने से पहले मंदिर में पूजा की। इस चरण में पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने परिवार के साथ SAS नगर पहुंचे, जहां उन्होंने खरड़ विधानसभा के एक मतदान केंद्र में वोट डाला। लेकिन इससे पहले उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया और इसके लिए वो सुबह सुबह एक शिव मंदिर गए और शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर जीत की कामना की। जब वो वोट डालकर निकले तो दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस की दोबारा वापसी होगी। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया। लोग हमें लेकर आना चाहते हैं और ये जो आम आदमी वाले बदलाव की बात कर रहे हैं वो कोई बदलाव नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने अपना वोट मोहाली में दिया। इसके बाद जब उनसे कुमार विश्वास के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे कांग्रेस और अकाली दल की साजिश करार दिया और दावा किया कि 10 मार्च को पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उनकी लूट की दुकानें बंद होंगी 10 मार्च को, इसलिए ये सिर्फ आप केजरीवाल, भगवंत मान केजरीवाल हो। बताया गया कि चरणजीत सिंह चन्नी ने वोट देने से पहले गुरुद्वारा में भी मत्था टेका। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी और वाराणसी में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज लखनऊ में जनसभा करने वाले हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक आतंकी के परिवार का एसपी से संबंध है। तीसरे चरण के बाद जो चौथा चरण होगा उसमें हम बहुमत की ओर बढ़ जाएंगे। ये उनकी बौखलाहट को प्रदर्शित करता जो व्यक्ति करहल में अपनी जमानत जब्त करवा रहा हो और उनके पिताजी स्वयं उनका नाम न जानते हो कि करहल से प्रत्याशी कौन है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी उस पार्टी के लिए दूसरी क्या हो सकती है। अंतिम सवाल है, जिस तरह से जो सीरियल ब्लास्ट वाला जो इशू हुआ उसमें जो सजा दी गई उसमें समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुए है, लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ये भारत के राजनीतिक इतिहास की एक शर्मनाक घटना है कि एक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2013 में घोषित आतंकवादियों के मुकदमों को इसी अखिलेश यादव ने वापस लेने की शर्मनाक शरारत की थी और अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट में जिसमें 56 से ज्यादा लोग मारे गए थे उसके दोषियों को फांसी की सजा दी है, आजीवन कारावास की सजा दी है। उसमें से कुछ लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश से जो आतंकवादी हैं उनमें से एक का संबंध, उनके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यूपी में कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि उन्होंने वोट डालते हुए मोबाइल से अपनी तस्वीर खींची और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए मेयर प्रमिला पांडे पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। प्रमिला पांडे सुबह कानपुर के हडसन स्कूल मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान ईवीएम का बटन दबाते हुए उनकी फोटो खींची गई और उसे वायरल कर दिया गया। हालांकि कार्रवाई के बाद उस तस्वीर को डिलीट कर दिया गया। चाहे हमारे ऊपर मुकदमा हो, चाहे हमारे ऊपर कुछ हो, लेकिन हमारा ड्यूटी है कि हम शाम तक वोटरों को निकाल कर यहाँ तक ले आऊँ। बीजेपी के एक और नेता नवाब सिंह ने भी ईवीएम में वोट डालते हुए अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने भी उसे डिलीट कर दिया। कुमार विश्वास के खालिस्तान वाले बयान पर भगवंत मान ने पलटवार किया। पंजाब के संगरूर में वोट डालने पहुंचे भगवंत मान ने कुमार विश्वास के खालिस्तान वाले बयान पर पलटवार किया। भगवंत मान धुरी विधानसभा से ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। करने दो इनको, ये 2-3 दिन पहले ऐसे करते हैं, करने दो। लोगों को इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया। गुजरात के गांधीनगर से 4 लोगों को गैर कानूनी हथियार खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए एक आरोपी ने बताया कि बुलंदशहर के रहने वाले एक मौलाना ने मदरसे के लिए इकट्ठा किए चंदे से अहमदाबाद से हथियार खरीदे। इस मामले में बुलंदशहर और गांधीनगर से 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मौलाना की तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अमेरिकी निवेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। वहां प्रदर्शनकारियों ने इसके खिलाफ सड़कों पर आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीएम के प्रशांत किशोर से मिलने पर निशाना साधा। वो किससे मिलते हैं नीतीश जी, उनका काम जाने, कम से कम पीड़ितों से मिल लेते तो ज्यादा अच्छा होता। और उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने यूपी के काशी, गोरखपुर और लखनऊ में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था।
पंजाब के मोगा में अभिनेता सोनू सूद की गाड़ी को जब्त कर लिया गया। उन पर आरोप यह है कि वो अपनी गाड़ी से एक पोलिंग बूथ का दौरा कर रहे थे। मोगा से सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए जब सोनू सूद अपनी गाड़ी में बैठकर बूथों का जायजा लेने निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद सोनू सूद ने किसी से मोबाइल पर बात की। इस दौरान पुलिस वाले गाड़ी जब्त करने के लिए वहां खड़े रहे। इससे पहले सोनू सूद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मोगा के कुछ बूथों पर धांधली का आरोप लगाया। इसलिए जब उनसे पोलिंग बूथों के बाहर घूमने के मामले में पूछा गया तो उन्होंने अपने आरोपों को दोहराया और बताया कि वो इसकी जानकारी लेने के लिए वो बूथों की तरफ जा रहे थे। बहुत सारे बूथ्स पे ये लोग पैसे बांट रहे थे और मैंने ट्वीट भी किया है, इलेक्शन कमीशन को हमने उसकी शिकायत भी लगाई है। सोनू सूद ने ये भी आरोप लगाया कि अकाली दल के कई कार्यकर्ता बूथों पर वोटर्स को धमकी दे रहे थे। अफ्रीकी देश सूडान में सैनिक शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरी भीड़ की सुरक्षा बल के साथ हिंसक झड़प हो गई और वहां सेना ने पिछले साल तख्ता पलट कर दिया था। तब से ही लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और अब इसी कड़ी में एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने राजधानी खर्तूम की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। इस कार्रवाई के बाद तो वहां भगदड़ मच गई और कुछ ही देर में खर्तूम का एक इलाका आंसू के गैस के धुएं से ढक गया, जबकि कई प्रदर्शनकारी आंसू गैस से बचने के लिए आसपास की इमारतों में छिप गए और वहां से सुरक्षा बल को निशाने बनाते नजर आए। इस झड़प से पहले सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने वहां पर एक मार्च निकाला, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। खबर है कि इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जबकि कईयों को हिरासत में भी लिया गया। पंजाब के अमृतसर में एक पोलिंग बूथ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का आमना सामना हो गया। उन दोनों की ये मुलाकात वेरका के एक पोलिंग बूथ पर हुई, जहां दोनों मुआयना करने पहुंचे थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उस पोलिंग बूथ से बिक्रम सिंह मजीठिया निकल रहे थे, तभी नवजोत सिंह सिद्धू वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। दोनों का आमना सामना उस पोलिंग बूथ के एंट्री गेट पर हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू को देखकर बिक्रम सिंह मजीठिया ने हाथ जोड़ दिए तो सिद्धू भी सिर झुकाकर आगे बढ़ गए। इस बीच सिद्धू के समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। जिसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने सिद्धू पर तीखा हमला बोला। साथ ही अपने गढ़ मजीठा में वोट डालने के बाद उन्होंने पंजाब चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर दिया। अहंकार हारेगा, प्यार जीतेगा। ठोको ताली नहीं चाहिए, लोगों की सेवा करने वाला चाहिए। ऐसे में अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के साथ मतदान करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू भी बिक्रम सिंह मजीठिया पर निशाना साधने से नहीं चूके। ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, अगली पीढ़ी के लिए इलेक्शन। इस बार पंजाब की अमृतसर पूर्व सीट से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बिक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल से ताल ठोक रहे हैं। इसी सीट से सिद्धू विधायक भी हैं। और दो ट्रकों की टक्कर से हुए हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रकों में आग लगने से एक आदमी की जलकर मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल एक आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के सतना में एक 3 मंजिला शोरूम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस ने वायुसेना के साथ मिलकर कर्नाटक के नंदी हिल्स में फंसे एक लड़के की जान बचाई। नंदी हिल्स की एक चट्टान के बीच फंसे इस लड़के को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद ली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिलेंडर फटने से 7 लोग घायल हो गए। हादसा शराब की दुकान के पीछे बने गोदाम में आग लगने से हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यूपी के बदायूं में एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या के पीछे चुनावी रंजिश की वजह बताई है। वहीं आरोपी घटना के बाद से फरार है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गैस कटर की मदद से एक रात में बदमाशों ने 3 अलग अलग एटीएम से लाखों रुपए चुरा लिए। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कानपुर में मौजूद बिकरू गांव में बम्पर वोटिंग हुई। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में वहां के लोगों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाले, जिसके लिए वो गांव के इकलौते मतदान केंद्र पर पहुंचे और करीब 25 से 30 साल बाद असल मायने में अपना मत का इस्तेमाल किया। बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस गांव में चाहे महिलाएं हों या बुजुर्ग, जिसे जैसा वक्त मिला उसने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। मतदान करने के लिए सीनियर सिटीजन्स लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि वो लोग अब तक गैंगस्टर विकास दुबे के दबाव में वोट डाला करते थे, जिससे उन्हें छुटकारा मिल गया। पूरे इलाके में अपना ही चलाता था। पूरे गाँव क्षेत्र में जो है उसके गुर्गे जाके कहते थे जो है कि नहीं इस पर इसको देना, पंडित जी ने आदेश किया इसको वोट देना है।
मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उस पोलिंग बूथ को गुब्बारों से सजाया गया, साथ ही वहां सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। और पंजाब के लुधियाना में फर्जी वोटिंग के आरोप पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस घटना से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से आग बबूला कुछ लोग पुलिस वालों से ही बहस करने लगे, जबकि कुछ लोग दूसरे गुट के लोगों को पुलिस के सामने ही ललकारते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और कुछ ही देर में वहां की एक गली में ईंट और पत्थरों का ढेर लग गया। इसके बाद तो वहां एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। काफी देर तक वहां पर इसी तरह हंगामा चलता रहा, जिसे देखते हुए वहां पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ा दी गई। जब हंगामा थोड़ा शांत हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इलाके में पंजाब सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। वो दूसरे चरण में वोट डालने के लिए सैफई में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी वोट डाला, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर दिया। बीजेपी की बीमारी का किसी को नहीं पता कि बीजेपी पे बीमारी क्या है। कितने आंकड़े हैं सर आपकी सीट? इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। जिसके बाद करहल विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने भी अखिलेश यादव को जवाब देने में देर नहीं लगाई। नेताजी का आना इस बात का प्रतीक है कि चुनाव वो हार रहे हैं। अखिलेश और डिंपल यादव के अलावा मुलायम सिंह यादव भी जसवंत नगर में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में प्रदेश का नहीं बल्कि परिवार का विकास किया जाता था। पिछली सरकारें क्या करती थी? उनका नारा था सबका साथ लेकिन सेठाई खानदान का विकास। नौजवानों की नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते। पंजाब और उत्तर प्रदेश में मतदान के अलग अलग रंग देखने को मिले। विधानसभा चुनाव में वोट डालने पहुंचे लोगों ने लोकतंत्र में वोटिंग की अहमियत को बरकरार रखा और दूसरों के सामने मिसाल पेश की। अमृतसर की मनवाल सीट के लिए दो लड़के सोना और मोना एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। इन दोनों लड़कों के शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग वोट डाले, जिन्हें बाद में मतदान करने के लिए सम्मानित किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शादी रचाने के तुरंत बाद एक जोड़ा मतदान केंद्र पहुंचा, जहां उन्होंने पहले वोट डाला और फिर दुल्हन को उसके ससुराल लेकर वहां से रवाना हुए। पंजाब की चमकौर साहिब सीट पर अपना वोट डालने के लिए एक दूल्हे ने 7 फेरे बाद में लिए और मतदान पहले किया। वोट डालेंगे पहले वोट करेंगे। पंजाब की मोहाली जिले की खरड़ विधानसभा सीट पर मतदान करने के लिए एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर पहुंची और उन्होंने सभी से वोट डालने की अपील की। मोहाली जिले के जीरापुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां दुल्हन के लिबास में सजी एक लड़की ने शादी रचाने से पहले वोटिंग को अहमियत दी। सबनू वोट करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वोट करना बहुत जरूरी है सब दे लिए। पंजाब के फाजिलका जिले की अबोहर विधानसभा सीट पर मतदान के लिए एक दूल्हे की बारात मतदान केंद्र पर रुकी। दूल्हे ने वोट डाला और फिर वो अपनी दुल्हन को घर लाने के लिए वेन्यू की तरफ रवाना हुआ। यूपी के जालौन में भी एक नए नवेले जोड़े ने शादी रचाने के बाद वोट डाला, जिसके लिए वो मतदान केंद्र पहुंचे और लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पीएम मोदी ने एक बीजेपी कार्यकर्ता के पैर छू लिए। दरअसल पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान उन्नाव में रैली कर रहे थे, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता ने उन्हें राम दरबार की एक मूर्ति तोहफे में देते हुए उनके पैर छू लिए। जैसे ही वो पैर छूने के लिए झुका, पीएम मोदी ने पहले उससे रोका और फिर उसके पैर छू लिए। इस वीडियो को बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री राम की मूर्ति देने वाले से पैर नहीं पड़ाए जाते, बल्कि उसके पैर छुए जाते हैं और ये काम सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में आए समर्थकों के हंगामे का वीडियो वायरल हो गया। अखिलेश यादव की ये चुनावी रैली यूपी के हरदोई में एक दिन पहले हुई थी, जिसके वायरल वीडियो में दिखा कि रैली के दौरान कुछ समर्थक बेकाबू हो गए और वो मंच तक पहुंच गए। बेकाबू समर्थकों को कुछ पुलिस वाले रोकते हुए भी दिखाई दिए, मगर उन लोगों ने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। बताया
बताया गया कि इस हंगामे और नारेबाजी के दौरान मीडिया का मंच टूट गया और कुछ मीडिया कर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, भाषण खत्म होने के बाद वहां भगदड़ भी मच गई, जिससे मैदान में लगाई गई बल्लियां और कुर्सियां टूट गई, जबकि कुछ लोग अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर देखने के लिए अपनी कुर्सियों पर खड़े नजर आए। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मंच पर पहुंचे तो उनके नजदीक पहुंचने के लिए भी कुछ समर्थक आपस में धक्का मुक्की करते दिखे, जिन्हें संभालने के लिए पुलिस को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। और जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन बार बार सीमा समझौते का उल्लंघन कर भारत के सामने चुनौती पेश कर रहा है और इसी वजह से दोनों देशों के संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं। We had agreements with China not to bring military forces to the, we call it border, but it's line of actual control. And the Chinese violated those agreements. Obviously, relations with China right now are going through a very difficult phase. मुंबई के गोरेगांव इलाके में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर मंच टूटने से हड़कंप मच गया। ये घटना एक दिन पहले हुई थी और हादसे के वक्त मंच पर राज ठाकरे भी मौजूद रहे, जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। ये घटना उस वक्त हुई जब एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का मंच पर सम्मान किया जा रहा था। तभी मंच अचानक टूट गया और कुछ लोग गिर गए। मंच टूटते ही राज ठाकरे के सुरक्षा कर्मियों और उनके समर्थक अपने नेता को बचाने में जुट गए और जल्द ही उन्हें मंच से हटाकर सीढ़ियों पर ले गए, जहां खड़े होकर उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस घटना से पहले उन्होंने फीता काटकर गोरेगांव इलाके में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर उन्होंने उनकी मूर्ति पर माला भी चढ़ाई। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल सीट पर फर्जी वोट डलवाने पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद वहां पर बवाल हो गया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया और इसी बात पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। बाद में बात और बिगड़ गई जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी शुरू कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर धरना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पा लिया। और समाजवादी पार्टी की नेता और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने यह दावा किया कि राज्य में इस बार समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी। लगे हाथ उन्होंने बीजेपी पर असली मुद्दों से भटकाने का भी आरोप लगा दिया। भाजपा की तो ये रणनीति ही रहती है कि ध्यान भटकाना, असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। ये लोग नौकरी पे बात नहीं करना चाहते, ये वुमेन सेफ्टी पे बात करना नहीं चाहते हैं। ना ये सस्ती बिजली दे सकते हैं, ना सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं, ना ये सस्ते सिलेंडर दे सकते हैं। ये खाली अपने मन की बात करते हैं। के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। असम के कामरूप में एनसीबी ने छापा मारकर 2 गाड़ियों से तकरीबन 12.5 किलो नशीला पदार्थ जब्त कर लिया। एनसीबी की ये कार्रवाई सोनापुर इलाके में हुई। दिल्ली पुलिस ने मेवाती गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। राकेश नाम के इस अपराधी पर हत्या, चोरी, डकैती के अलावा पुलिस पर हमला करने का आरोप भी दर्ज था। लंबे वक्त से फरार इस अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अमेरिकी निवेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। वहां प्रदर्शनकारियों ने इसके खिलाफ सड़कों पर आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीएम के प्रशांत किशोर से मिलने पर निशाना साधा। वो किससे मिलते हैं नीतीश जी, उनका काम जाने। कम से कम पीड़ितों से मिल लेते तो ज्यादा अच्छा होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सरोजनी नगर में उनके रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हिजाब विवाद पर दंगल फिल्म की एक्ट्रेस जायरा वसीम ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए हिजाब का समर्थन किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए चॉइस नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार कैंपेनर की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी। इसके साथ ही राज्य में मौजूद पार्टियों के लिए इस लिस्ट में 15 से बढ़ाकर 20 लोगों को प्रचार की अनुमति दे दी। दरअसल कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने स्टार कैंपेनर की संख्या घटाई थी।
पंजाब के संगरूर में पहली बार वोट डालने वाले लोगों को निर्वाचन आयोग की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया। धुरी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार वोट देने पहुंची लवप्रीत कौर को चुनाव कर्मियों ने सम्मानित किया। बहुत खुशी हो रही है भी असी अपनी सरकार नू मतलब खुद चुन सकते हैं, सानू चांस मिल रहा गा। मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ठाणे के कोकरी पुलिस स्टेशन में समीर वानखेड़े पर शराब बिक्री की परमिशन पाने के लिए गलत जानकारी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान श्रावस्ती में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता से वोट की अपील की। इस दौरान नड्डा ने विपक्षियों पर वार करने के साथ ही बीजेपी सरकार में यूपी में हुए विकास के कामों का हवाला दिया। मोदी जी ने कहा था 56 इंच का सीना चाहिए, बिजली 24 घंटे पहुंचाएंगे और उसको पूरा करके दिया। पंजाब के संगरूर में वोट डालने पहुंचे भगवंत मान ने कुमार विश्वास के खालिस्तान वाले बयान पर पलटवार किया। भगवंत मान धुरी विधानसभा से ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। करने दो इनको, ये 2-3 दिन पहले ऐसे करते हैं, करने दो। लोगों को इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। कानपुर में मतदान करने आए लोगों के लिए एक व्यक्ति ने खास व्यवस्था की। वहां गोविंद नगर में राजेश भल्ला नाम के समाजसेवी ने वोटिंग करने पहुंचे सभी लोगों को नाश्ता करवाया। करें मतदान, हम कराएंगे आपको जलपान, इसलिए करा। आज मेरा ब्रेड का ही काम है, आज छुट्टी है तो करें क्या। हमने नया सिस्टम शुरू किया, इसी बहाने लोग जल्दी मतदान करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया। गुजरात के गांधीनगर से 4 लोगों को गैर कानूनी हथियार खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए एक आरोपी ने बताया कि बुलंदशहर के रहने वाले एक मौलाना ने मदरसे के लिए इकट्ठा किए चंदे से अहमदाबाद से हथियार खरीदे। इस मामले में बुलंदशहर और गांधीनगर से 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मौलाना की तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। असम के कामरूप में एनसीबी ने छापा मारकर 2 गाड़ियों से तकरीबन 12.5 किलो नशीला पदार्थ जब्त कर लिया। एनसीबी की ये कार्रवाई सोनापुर इलाके